हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। उत्तर झार भर्ती अपडेट में त्रुटि संशोधन पर निर्देश जो है वो जारी हो चुका है। और जैसा मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि जनवरी माह में ही 3 बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे प्रमुखता से पहली अपडेट आपको मिल चुकी है त्रुटि संशोधन पर। 2 प्रमुख और अपडेट मिलेंगी, एक है विद्यालय आवंटन संबंधित और दूसरा है रिमेनिंग सीटों पर, रिक्त सीटों पर आपकी थर्ड काउंसलिंग जिसको आप बोल रहे हैं, रिक्त पदों पर काउंसलिंग का आयोजन, उसके लिए निर्देश। तो उस पर अभी आपको इंपॉर्टेंटली अपडेट मिलेगी। लेकिन 2 अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पर, अभी मैं अगली वीडियो में बात करूंगा उस पर। जो 36,590 हैं नवनियुक्त शिक्षक, उनको मानव संपदा पोर्टल पर ऐड करने के लिए जो निर्देश जारी किया गया उस संबंध में। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंटली बात करूंगा त्रुटि संशोधन को लेकर। जनवरी माह में ही छोटे भर्तियों को मौका देने की बात की गई, पूरा पीडीएफ पर बातचीत करूंगा। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रमोशन ऐड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें घर बैठे लाइव क्लासेस आप कंफर्टेबली अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट, बैचेस कोर्स, मेटाउसिव गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आप अटेंड करेंगे और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी कम्प्रीहेंसिव बैच कोर्स ऑन यूपीटीटी 2021 जो जैन 16 से स्टार्ट होकर मार्च 6 तक चलने वाला एनरोल है। फटाफट चाहिए, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको बेहतरीन मौका यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी पैड कोर्स लेते हैं तो राय टीटी रेफरल कोड जरूर यूज़ करिए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। क्रैक यूपीटीटी 2021 कंप्लीट बैच कोर्स जो जैन 18 से स्टार्ट है 8 मार्च तक, और रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा। मैं बार बार इस पर एम्फेसाइज़ करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूवर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स को और आपका कोई भी जान पहचान वाला जो पैड कोर्स बाय करने वाला है उसको ये रेफरल कोड जरूर सजेस्ट करिए। छोटा सा है, छोटू सा, राय टीटी, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आप टेस्ट प्लस सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का भी ले सकते हैं हमारे रेफरल कोड के साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। लेट्स क्रैक इट। तो महानिदेशक स्कूली शिक्षा द्वारा ये निर्देशित किया गया है सभी जिलाधिकारी जितने जनपद के हैं और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन, नियुक्ति प्रक्रिया, अभिलेखों में विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आ गया है। रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन पर भी यहाँ पर बात क्लैरिफिकेशन की गई है कि यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों में 69 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की चयन, नियुक्ति प्रक्रिया, अभिलेखों में विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण के संबंध में जिसके द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश जो आपको 4 दिसंबर का जो शासनादेश क्लैरिफिकेशन के तौर पर जारी किया गया था, जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट की गई थी, उसमें शासनादेशों में उपलब्ध कराए गए क्लैरिफिकेशन के अतिरिक्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा काउंसलिंग के समय परिलक्षित कतिपय अन्य बिंदुओं व विसंगतियों के निराकरण के संबंध में दिशा निर्देश की अपेक्षा की गई है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 4 दिसंबर वाला जियो जारी होता है संशोधन को लेकर, उसमें जितने पॉइंट वहाँ पर क्लैरिफिकेशन किए गए थे, तो प्रत्येक ज़िले में जाहिर सी बात है कि उन पॉइंट के अलावा भी कुछ, भाई सबकी अपनी अपनी अलग तरीके की विसंगतियाँ, और वो ऐसी विसंगतियाँ हैं जो मेरिट को प्रभावित नहीं करती हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हैं। तो वो वैलिडेट करती हैं कि वो इस जेन्यून अभ्यर्थी है, जो अभ्यर्थी है वो वैलिड है और वो योग्य है इस पद पर सुशोभित होने के लिए। तो वो प्रत्येक जनपदों के बीएसएस को ये निर्देशित किया गया था कि आप अपने जनपद के जो त्रुटि सुधार के अंतर्गत अभ्यर्थी आते हैं उनका एक डाटा मानक प्रोफार्मा पे तैयार कर दीजिए और भेज दीजिए। उसी के क्लैरिफिकेशन के संबंध में ये आ चुका है। और अब इसमें क्या क्या है, पहला इसमें क्या था कि प्राप्तांक जो जिन्होंने अधिक या पूर्णांक कम प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों अधिक प्राप्तांक अंक दोनों भर दिए हैं, तो उसके पारस्परिक परिवर्तन के संबंध में कि जिन अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्राप्तांक अधिक, पूर्णांक कम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों अधिक या प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों कम या प्राप्तांकों में आपस में परिवर्तन करके त्रुटिपूर्ण सूचना अंकित की गई हैं, उन अभ्यर्थियों के वास्तविक अंकों के आधार पर गुणांक की गणना किए जाने की स्थिति में कतिपय अभ्यर्थियों का गुणांक संबंधित जनपद की अपनी कैटेगरी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक से कम हो रहा है, जिसके कारण उनका चयन उस जनपद में नहीं हो सकता। चूँकि 69 सहायक अध्यापकों के चयन के सापेक्ष सूची जो है अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी योजित याचिकाएं थी, जो मेरिट सूची में किसी तरीके के परिवर्तन अथवा संशोधन न किए जाने संबंध में शासन के निर्णय पर सहमति दी गई है। अतः इस संबंध में न्याय विभाग से
अभिमत प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक निर्देश प्रेषित किए जाएंगे, तब तक उक्त के संबंध में कार्रवाई स्थगित रखी जाएगी। प्राप्तांक पूर्णांक वालों के लिए पहली बात में स्पष्ट किया गया। दूसरे पॉइंट में वही मेंशन है कि जिन्होंने प्राप्तांक कम और पूर्णांक अधिक भर दिया है, बहुत ध्यान समझिएगा, यानी कि जितने आपने अंक प्राप्त किया है टोटल में से वो कम किया है लेकिन टोटल ज़्यादा भर दिया है। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र में प्राप्तांक जो कम प्राप्तांक एवं पूर्णांक अधिक अंकित कर दिया गया है, 4 दिसंबर के शासनादेश के द्वारा इनके द्वारा जो शपथ पत्र लेकर चयनित अभ्यर्थियों के से इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से ले लिया जाए कि भविष्य में भारांक परिवर्तन के आधार पर किसी तरह के चयन सेवा संबंधी परिवर्तन की मांग उनके द्वारा नहीं की जाएगी। ये मैंने बहुत पहले से बताया था। ये मैंने किस लिए बोला था, क्योंकि 68,500 में ये शासनादेश जारी किया गया था इस संबंध में कि ये संबंधित आप अपना क्योंकि भाई नौकरी सबको चाहिए, जरूर नहीं कि मुझे वही जिला जो मिलना चाहिए था मिले ना मिले। भाई मेरी जो वैलिडेट मेरी मार्कशीट है, ओरिजिनल जो मार्कशीट है, आप उसको वैलिडेट करा लीजिए और उसमें जो मेरा मेरिट उसके आधार पर बन के आ रहा है उस आधार पर मुझे जिला दे दीजिए, क्योंकि मुझे नौकरी इंपॉर्टेंट है, न कि जिला यहाँ का मिल रहा है कि बगल वाला जिला मिल रहा है। वो प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए नौकरी, और वहीं आगे काम चल रहा है। तीसरा है कि शिक्षा मित्र के रूप में अधिक भारांक प्राप्त शिक्षा मित्र न होने के बावजूद भी भारांक के अंतर्गत चिन्हित अभ्यर्थियों के संबंध में है वास्तविक सेवा के आधार पर भारांक की गणना किए जाने की स्थिति में कतिपय अभ्यर्थियों का गुणांक संबंधी जनपद की कैटेगरी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी गुणांक से कम है तो उसके उस जनपद में तैनात किए जाना संभव नहीं है। तो इस वजह से उनकी भी जो कार्रवाई स्थगित की जा रही है। हालांकि इस पर कई शिक्षा मित्र बंधु जो कमेंट लगातार कर रहे थे उनके लिए इंपॉर्टेंटली बता दूं कि जैसे प्राप्तांक पूर्णांक वाला काम है वैसे आपका भी भारांक वाला भी काम है। तो आपको इन सारे दोनों पॉइंट को स्थगित इसलिए रखा गया क्योंकि इस पर थोड़ा सा और मंथन किया जाएगा, फिर इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन इस पर भी निर्णय जरूर निकल कर आएगा, निश्चिंत रहिएगा। अगला है सीटेट और रिपीटेड के अंकों में भिन्नता। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में सीटेट रिपीटेड के अंकों में वास्तविक अंक से भिन्न अंकित किया गया है उनका प्रकरण निस्तारित किया जाए। इस संबंध में यहाँ पर मूल अभिलेख से मिलाकर ही काम हो। देखिए कोई भी काम होगा मूल अभिलेख से ही मिलाकर काम होगा, इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, जो भी एग्जैक्ट अंक है, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है, सबका एक एक इंपॉर्टेंट 24-25 पॉइंट हैं, सब पर क्लियरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। अगला है कि अभिलेखों के नाम की भिन्नता। अब नाम में कुछ और त्रुटि है वहाँ पर, इस पर भी सारी चीज़ें वैलिडेट की, लेकिन सबसे प्राप्तांक पूर्णांक पे ही सबसे ज़्यादा परेशानी थी और शिक्षा मित्र बंधु, तो ये स्टार्टिंग में ही क्लियरफाई कर दिया गया कि स्थगित किया गया है और इस पर भी मंथन किया जाएगा। बाकी अन्य चीज़ों पर एकदम अच्छे से क्लियरफाई कर दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट अभी मैं पूरे पॉइंट को डिस्कस करता चल रहा हूँ पहले। बाकी आगे है 6वें पॉइंट में कि अंतिम तिथि के बाद स्नातक या बीटीसी सीटेट ये तिथियाँ हैं, तो ये तिथि देख लीजिएगा। ये तिथि जो है यहाँ पे 22/12/2018 होगा, है ना। यहाँ 2020 मेंशन है वो गलत है, 2018 होगा। इनके द्वारा ही संशोधित ये विज्ञप्ति जारी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर त्रुटि है, 2018 होगा वो, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर वहाँ तक है तो आप इसके लिए वैध हैं, ठीक है। अगला है 7वां कि अंकों एवं प्रमाण पत्रों में अस्पष्टता। इसका अर्थ क्या है कि जिन आवेदन पत्रों में अंकित प्राप्तांक स्पष्ट नहीं है और अभ्यर्थियों द्वारा सीजीपीए के आधार पर, यानी ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले अधिकतर होंगे, या जिनका ग्रेजुएशन ऐसी यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल बीएचयू से है, वहाँ पे सीजीए का पूरा प्राप्त, जहाँ या सेमेस्टर वाइज जहाँ काम चल रहा होगा, जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपके सेमेस्टर के आधार पर वार्षिक परीक्षा ना होते हुए, तो वहाँ पर सीजीपीए का रोल होगा, तो उस पर यूनिवर्सिटी द्वारा ही जो स्पष्ट किया जाता है उस पर स्पष्टीकरण है, तो उस आधार पर जहाँ रुका गया उनको स्पष्ट कर दिया गया है। और मूल शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं है अगर आपको, तो 3 माह का आपको समय प्रदान किया जाता है। जैसे जिन्होंने डिग्री नहीं प्रस्तुत की है तो प्रोविजनल उनके पास है, तो उनको 3 महीने का समय दिया गया है डिग्री के लिए। और शिक्षा मित्र रहते हुए संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए, तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि शपथ पत्र अनिवार्य रूप से ले लिया जाएगा कि भविष्य में भारांक परिवर्तन के आधार पर किसी तरह के चयन से संबंधित परिवर्तन की मांग उसके द्वारा नहीं की जाएगी। ये भी आपके द्वारा सर्टिफिकेट लिया जाएगा, सर्टिफाइड किया जाएगा। और श्रेणी आपने अगर विकलांग वाला है और डीएफएफ कुछ आपने त्रुटि की है तो आपके पास वैलिडेट आरक्षण है, तो आपको उस आधार पर अगर आपका मेरिट में चयन होगा, जैसे मान लीजिए आप विकलांग वाली श्रेणी में आते हैं, डीएफएफ कैटेगरी में आते हैं, या आपके एससी एसटी के स्थान पर विकलांग के स्थान पर डीएफएफ आपने भर दिया वगैरह वगैरह, तो आपके पास जो वैलिड सर्टिफिकेट होगा विशेष आरक्षण वाला,
उसके अंतर्गत अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपका चयन मान लिया जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें, देखिए सारा गेम जो है ना वो ओरिजिनल मार्कशीट का है। अगर ओरिजिनल मार्कशीट के आधार पर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे आपका चयन होगा, नहीं आएंगे नहीं होगा। अगला पॉइंट है, अन्य जनपद में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पारित होने वाले आदेशों के क्रम में कार्रवाई किया जाना उपयुक्त है उनका। और ऐसे में प्रतिभाग कराए जाने का आदेश पारित किया गया था, किंतु नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए जाने का भी आदेश पारित किया गया था। तो ये उनके फाइनल डिसीजन, कोर्ट के फाइनल डिसीजन के ऊपर है, जो अन्य सहायक अध्यापक यानी कि 68,500 वाले जो थे उनके लिए है। महिला के स्थान पर पुरुष, पुरुष के स्थान पर महिला वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी आपसे एफिडेविट मांग लिया जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें 68,500 के आधार पर जो शासनादेश जारी किया गया था उन्हीं के आधार पर ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं आपसे, ठीक है ना। जाति निवास 4 दिसंबर 2020 का जो शासनादेश जारी किया गया था त्रुटि संशोधन के संबंध में, वहीं आपका मान्य होगा, ठीक है ना, कि 28/5/2020 के बाद अगर आपका निवास या इन सब संबंध में है तो उसके पूर्व का सारी चीज़ें आपकी वैलिडेट होंगी। तो जिन अभ्यर्थियों का दिनांक 28 मई 2020 के पश्चात वैध रूप से निर्गत प्रमाण पत्रों को मान्य किए जाने के संबंध में कोई समस्या नहीं है, किंतु इस संबंध में पुनः कार्मिक विभाग से वर्तमान परिस्थितियों का जायजा लेकर किया जाए। तो यानी कि उनको भी वैलिडेट कर गया है, जिसका 28/5/2020 के बाद भी बना है नया वाला, उनको भी जाति और निवास के लिए वैलिडेट कर दिया गया है। बाकी और ढेर सारे पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा चीज़ें देख पाएँ। अब एक है जम्मू कश्मीर से डिग्री वाले, बहुत मित्र कमेंट करते आए हैं, लगातार करते आए हैं, और यहाँ से इस चीज़ को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षिक या प्रशिक्षण योग्यता जम्मू कश्मीर राज्य से की गई है, इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि जो विश्वविद्यालय UGC से मान्यता प्राप्त होंगे उनकी सारी डिग्रियाँ, सारी चीज़ें वो मान्य की जाएंगी। मूल अभिलेख से मिलान करके आपका परीक्षण किया जाएगा और फिर आपको निस्तारित कर दिया जाएगा। ये आपके BSc को निर्देशित कर दिया गया है। जन्म तिथि में कोई भिन्नता है, 4 दिसंबर 2020 का जो शासनादेश निर्देशित किया गया था उसी के हिसाब से निस्तारित सभी चीज़ें होंगी। बस अब एक नया वर्ड यूज़ हो गया है कि आपके जो वैलिड सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उससे मिलान करके गुणांकों का निर्धारण किया जाएगा और आप आएंगे मेरिट के अंतर्गत तो आपका चयन नियुक्ति पत्र देकर चयनित कर दिया जाएगा आपको। यही होगा सभी जगह पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और अगर आप काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो अगर हो सकेगा तो स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए और फिर वहाँ पर उनको भविष्य में काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाना उपयुक्त होगा या नहीं होगा, वो उस पर आप अपना मंथन करेंगे। BSc इसको निर्देशित किया गया है। बाकी अंत में वहीं विजय किरण आनंद जी ने स्पष्ट कर दिया कि मूल चयन सूची में सम्मिलित अगर आप नहीं हैं तो चयन सूची में सम्मिलित किए जाने का कोई औचित्य भी नहीं है, और जब अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है तो फिर उसके बाद कुछ भी वैलिडेट नहीं होगा। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। अब यहाँ से देखिए 2 चीज़ों का रास्ता साफ हो गया है। क्या है, मैं पहले आपको इसका सब्जेक्ट दिखा दूँ। इसका सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे समझेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन, रिक्त पदों के सापेक्ष चयन नियुक्ति प्रक्रिया अभिलेखों की विसंधि के स्पष्टीकरण है। अब यहीं से सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, यहीं से सबसे बड़ा कांटा जो है 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों का वो साफ होगा। कांटे का इन द सेंस की जो रोक है, इसको अनर्थ में या गलत अर्थ में मत लीजिएगा। जो रोक है, बार बार इस ब्लॉक से उस ब्लॉक भेजा जा रहा है, घुमाया टहलाया जा रहा है, बस साइन करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो इस संबंध में अब आपको विद्यालय आवंटन संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश जल्द देखने को मिल जाएगा। और जैसे ये होता है वैसे ही नई काउंसलिंग रिक्त पदों के लिए 6/9 जो रिमेनिंग सीटें हैं उस पर आगे काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, सभी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं क्रम से। हाँ, थोड़ा मंथन लंबा चला है और पंचायत चुनाव भी है, तो इस वजह से थोड़ा चीज़ें खींचने की ज़्यादा कोशिश है, लेकिन जल्द आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सेल्फ प्रिपेयर्ड रहिए और कमर कस लीजिए अपने विद्यालय में जाने के लिए। सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।